हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को इस नए वीडियो में। इस वीडियो में भारत के संवैधानिक विकास से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 को देखेंगे। इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं सारे देखेंगे। और जैसा कि आजकल एग्ज़ाम का पैटर्न बदलने लगा है, क्वेश्चन बहुत ही डीप से पूछने लगा है, उसी पैटर्न पर इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है, जिससे कि किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए आज इस संवैधानिक विकास के क्रम में भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 को देखते हैं। इससे पहले यह देखते हैं कि यह संवैधानिक विकास का क्रम शुरुआत कब से हुआ। भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट बनाए जाने से ही माना जाता है। तो भारत में जो है सो संवैधानिक विकास की शुरुआत कब से माना जाता है, तो अंग्रेजों द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बनाए जाने से ही माना जाता है। अंग्रेजों ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया? हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अत्यधिक मात्रा में धन कमा रहा था, यहाँ से खूब व्यापार करके ब्रिटेन ले जा रहा था। तो कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वो कंपनी से ज़्यादा व्यक्तिगत लाभ कमा लेते थे। तो जब ब्रिटिश कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से लोन मांगा तो ब्रिटिश सरकार जो है सो अचंभित हो गया कि जब भारत देश में इतने ज़्यादा व्यापार करने से इतने ज़्यादा धन का लाभ हो रहा है तो ये कंपनी घाटा में कैसे चल रहा है। तब जाके ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। और यह एक्ट जो है सो प्रत्येक 20 साल पर बनाते गया। तो अंग्रेजी सरकार जो है सो 1773 से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक 20 साल पर रेगुलेटिंग एक्ट लाता था। इसी क्रम में 1773, 1793, 1813, 1833 और 1853 तक प्रत्येक 20 साल पर एक्ट लाता रहा। और जब 1857 ईस्वी में क्रांति हुआ तो उसके बाद जो है सो ब्रिटिश सरकार जो है सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सत्ता जो है सो अपने हाथ में ले लिया। तो 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियम लाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। इसके बाद जितने भी संवैधानिक सुधार किया गया उसे भारत सरकार अधिनियम नाम दिया गया। तो 1858 के बाद 1861, 1893, 1909, 1919 और 1935 में 1935 के भारत सरकार अधिनियम आया। तो इसी में आज जो है सो भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 को देखेंगे। ये दोनों अधिनियम जो है सो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस दोनों अधिनियम को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला है भारत शासन अधिनियम 1919। इस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो इस समय भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। तो भारत सचिव जो है सो मॉन्टेग्यू था। 1857 में जो क्रांति हुई उसके बाद जो 1858 से ब्रिटिश सरकार सत्ता अपने हाथ में ले लिया। तो ब्रिटिश का एक सांसद जो ब्रिटेन में सांसद था उसे भारत का सचिव नियुक्त किया गया, जो सिर्फ भारतीय मामलों से संबंधित मुद्दे को देखेगा। तो भारत सचिव कौन होता था? तो यह एक ब्रिटिश सांसद होता था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था। तो वही भारत सचिव उस समय में मॉन्टेग्यू था और भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, इसीलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। अब इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान जो है इसे देखते हैं। एग्जाम में इसी महत्वपूर्ण प्रावधान से प्रश्न बनते हैं कि कौन सा प्रावधान किस अधिनियम का है या ये प्रावधान किस अधिनियम में था। तो इस प्रावधान को आप अच्छे से देखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि यह प्रावधान सारे आपको याद हो जाए। तो सर्वप्रथम जो है सो पहला प्रावधान है कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग जो है सो इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था।
तो सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया था। जैसे वर्तमान समय में आप देखिएगा कि केंद्र में संसद में 2 सदन है, एक लोकसभा और एक दूसरा राज्यसभा। तो उसी तरह जो है सो पहली बार यह व्यवस्था अंग्रेजों के समय में 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। उसमें केंद्र में जो है सो 2 द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। एक उच्च सदन होता था तथा दूसरा जो है सो विधानसभा होता था। इस उच्च सदन को उस समय में काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था और दूसरा जो है सो विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा इसे कहते थे। इसे काउंसिल ऑफ असेंबली कहा जाता था। तो कौन केंद्र में क्या किया गया? द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। एक उच्च सदन, जैसा कि अभी वर्तमान समय में राज्यसभा है, उस तरह उस समय उच्च सदन काउंसिल ऑफ स्टेट होता था। और जैसा अभी वर्तमान में लोकसभा है, उस तरह उस समय में द्वितीय सदन जो है विधानसभा होता था, जिसे काउंसिल ऑफ असेंबली कहा जाता था। उच्च सदन में सीटों की संख्या 60 थी। यह मिसप्रिंट है, टाइपिंग सीट होगा। उच्च सदन में 60 सीट था और केंद्रीय विधानसभा में 144 सीट था। तो इसे आप तुलना कर सकते हैं, जिस तरह अभी राज्यसभा में सीट है, उस समय उच्च सदन में उसी तरह 60 सीट था। और जिस तरह अभी लोकसभा में सीट है, उसी तरह उस समय में केंद्रीय विधानसभा में 144 सीट था। तो उच्च सदन में ये भी याद रख लिएगा कि उच्च सदन में 60 सीट था और केंद्रीय विधानसभा में 144 सीट था। प्रांतों में द्वैध शासन, यहाँ प्रांत होता, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन। तो प्रांत में द्वैध शासन का शुरुआत भी 1919 के अधिनियम से किया गया। द्वैध शासन मतलब एक आरक्षित विषय था तथा दूसरा हस्तांतरित विषय था। यानी शासन का 2 भाग, एक आरक्षित विषय होगा और दूसरा हस्तांतरित विषय होगा। तो आरक्षित विषय जो कर से संबंधित था, वह अंग्रेज अपने हाथ में यानी अपने अंडर में रखता था। और दूसरा हस्तांतरित विषय वह जो है सो भारतीय जो शासन चलाता था, जो भारतीय केंद्रीय प्रांतीय विधानसभा का सदस्य होता था, उसे दिया गया। तो आरक्षित विषय होता था, दूसरा हस्तांतरित विषय, और आरक्षित विषय अंग्रेजों अपने हाथ में रखा और हस्तांतरित विषय भारतीयों को सौंपा। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? तो यह 1919 के अधिनियम से हुआ था। एक चीज़ ध्यान से रखिएगा कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रांतों में द्वैध शासन, ये दोनों अलग अलग है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कि केंद्र में जो सरकार होता था, या केंद्र में जो जैसे वर्तमान में पार्लियामेंट संसद भवन है, उसकी 2 सदन होता था, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। और ये द्वैध शासन यानी शासन जो चलता था, उसमें जो है सो विषय होता था, उसे 2 भाग में बांट देता था। एक जो कर से संबंधित, जो टैक्स से संबंधित विषय था, वो अंग्रेज अपने पास रखता था। दूसरा जो विकास से संबंधित प्रश्न रहता था, विकास के संबंधित जितने भी प्रश्न रहता था, जितने भी विषय रहता था, वो सारा विषय अपने भारतीयों को सौंप देता था। तो यह था द्वैध शासन और यह था द्विसदनीय व्यवस्था। और द्विसदनीय व्यवस्था भी 1919 के अधिनियम से लाया। यह केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है और यह प्रांतों में द्वैध शासन जो है, सो यह भी 1919 के अधिनियम से लाया। नेक्स्ट है, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा महिलाओं को मताधिकार मिला। यानी 1919 के अधिनियम से ही पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। और ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है कि पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार 1919 के अधिनियम से ही मिला। तो पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम से हुआ? 1919 के अधिनियम से। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी मिला 1919 के अधिनियम से। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर इसे सिख, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों तक किया। तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो 1909 के अधिनियम से किया था, उसे विस्तार कर अब सिखों तथा ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों तक विस्तृत कर दिया। तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले मुस्लिमों को प्राप्त था, वो अब सिख ईसाई तक विस्तृत कर दिया। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग का गठन। तो लोक सेवा आयोग का गठन जो है 1919 के अधिनियम से ही किया गया। और पहले बार भारत में सिविल सेवा का परीक्षा इलाहाबाद में 1922 में हुआ था। तो यही जब लोक सेवा आयोग का गठन हुआ,
1919 के अधिनियम से। तो इसी के तहत पहली बार भारत में सिविल सेवा का परीक्षा इलाहाबाद में 1922 में हुआ। ये भी प्रश्न कितना बार पूछा है कि भारत में सिविल सेवा का पहला परीक्षा कहाँ हुआ था, तो वह इलाहाबाद में 1922 में हुआ था। और यह सिविल सेवा आयोग यानी लोकसेवा आयोग का गठन जो है तो यह किस अधिनियम से हुआ, तो यह 1919 के अधिनियम से हुआ। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया। तो केंद्रीय बजट जो था उसे राज्य बजट से पहली बार कब अलग किया गया था, तो यह 1919 के अधिनियम से अलग किया गया था। भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि भारत सचिव जो पद था उस भारत सचिव को सहायता करने के लिए एक हाई कमिश्नर होगा। तो ये था 1919 का अधिनियम। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया। तो पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किया गया। एक उस सदन होता था जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, दूसरा केंद्रीय विधानसभा होता था जिसे काउंसिल ऑफ असेंबली कहते थे। इसे आप राज्यसभा मान सकते हैं वर्तमान के समय के अनुसार, और इसे लोकसभा मान सकते हैं वर्तमान के समय से तुलना करके। तो उस सदन में 60 सीट था और केंद्रीय विधानसभा में 44 सीट था। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। या प्रांत होगा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1919 के अधिनियम से। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम से हुआ, और पहली बार महिलाओं को मताधिकार भी मिला 1919 के अधिनियम से। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो 1909 में मुस्लिमों को मिला था उसे अब विस्तार करके सिख और ईसाइयों को दे दिया गया। सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और पहली बार भारत में भारतीय सिविल सेवा का परीक्षा इलाहाबाद में भारत में ये किया गया। इससे पहले जो भारतीय सिविल सेवा का परीक्षा होता था वह इंग्लैंड में होता था, और पहली बार भारत में इलाहाबाद में 1922 में किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, और भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। अब नेक्स्ट अधिनियम जो है वह 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसे देखते हैं। इस अधिनियम से महत्वपूर्ण प्रावधान इस अधिनियम के जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान है वह निम्नलिखित नीचे दिया गया है। इस अधिनियम में 14 भाग तथा 321 धाराएं और 10 अनुसूची था। तो यह अधिनियम जो है सो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। वर्तमान समय में जो भारत का संविधान है उसका मैक्सिमम भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। तो इस अधिनियम को बहुत ही अच्छा से देखिएगा। तो इस अधिनियम में कितना 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूची था। इसे आप तुलना कर सकते हैं कि यह कितना इम्पोर्टेंट होगा कि वर्तमान समय में जो संविधान है उसमें 22 भाग है, और इस समय भी जो है यह अधिनियम लाया गया इसमें 14 भाग था। और संविधान में जो अभी अनुच्छेद है वह 395 है, और इस अधिनियम के तहत जो अनुच्छेद था वह 321 था। और यह अनुसूची जो वर्तमान में 12 है, उस समय कितना इस अधिनियम के तहत कितना अनुसूची आया, तो वह 10 अनुसूची। यानी कि एक तरह से यह समझिए कि एक संविधान ही था। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा ही भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में माना। तो इसे ध्यान रखिएगा कि पहली बार अखिल भारतीय संघ भारत को कब माना गया, तो यह 1935 के अधिनियम के द्वारा माना गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। यानी प्रांत में जो द्वैध शासन था, 2 विषय होता था, एक हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। इसे अब प्रांत में समाप्त कर दिया और इस द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया। यानी कि अब केंद्र स्तर पर द्वैध शासन होगा, एक आरक्षित विषय होगा और एक हस्तांतरित विषय होगा। तो अब यह प्रांत स्तर पर समाप्त करके केंद्र स्तर पर लागू किया। नेक्स्ट है, प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करते हुए प्रांत के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों के दिया। यानी कि
अब जो है प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, तो अब प्रांत को स्वायत्तता मिल गई, यानी प्रांतीय स्वायत्तता कब मिली, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब इस प्रांतीय स्वायत्तता के तहत अब प्रांतों को विधि बनाने के, यानी जो पहले हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय था उसे समाप्त करके अब सभी विषयों पर प्रांतों को विधि बनाने का पूर्ण अधिकार दे दिया। तो यानी प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से मिला, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिला। और इस अधिनियम के द्वारा 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, एक संघ सूची और दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा समवर्ती सूची। यानी संघ सूची पर केंद्रीय विधान सभा जो होता था वो कानून बनाएगा, प्रांतीय स्तर पर प्रांत जो होता था, जैसे वर्तमान में आप राज्य कह सकते हैं, उस तरह प्रांत होता था, तो उस प्रांत कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची जो दोनों से सम्मिलित होगा, वह समवर्ती जो विषय दोनों से संबंधित होगा उस पर दोनों अपना प्रांत और संघ दोनों अपना बना सकता है कानून। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में हुआ। तो इसी अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वह कब, संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में किया गया। तो ये याद रखिएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में किया गया। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्रदान किया गया। और नेक्स्ट है बर्मा, यानी जिसे म्यांमार कहते हैं, बर्मा को 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में अलग कर दिया। तो बर्मा भी पहले, यानी म्यांमार भी पहले भारत का ही भाग था, तो इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है 2 नए प्रांत, सिंध प्रांत तथा उड़ीसा प्रांत का निर्माण किया गया। तो भारत शासन अधिनियम के द्वारा 2 नए प्रांत को भी अलग किया गया, एक यानी 2 नए प्रांत का निर्माण किया गया, एक सिंध प्रांत और दूसरा उड़ीसा प्रांत। अब नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू जो है, सो इस अधिनियम के बारे में कहा था, यह कथन है कि कथन भी पूछ देता है कि यह कथन किसका है, कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाले इंजन रहित गाड़ी है, यानी कि इस गाड़ी में ब्रेक तो बहुत है लेकिन इसमें इंजन ही नहीं है। इस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू इसलिए यह बात कहा था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है सो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, जो इसमें पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी, इसीलिए इन्होंने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो एक बार फिर से इस अधिनियम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इस अधिनियम के प्रावधान से बहुत प्रश्न बनता है। इस अधिनियम में 14 भाग तथा 321 धाराएं थी और 10 अनुसूची था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। तो पहली बार अखिल भारतीय संघ का निर्माण कब हुआ, तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 से। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट है प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करते हुए प्रांत के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया। यानी कि अब जो है सो प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई, यानी कि जब जो है सो द्वैध शासन केंद्र में लागू हो गया और प्रांत में समाप्त हो गया, तो प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई, यानी प्रांतीय विषय पर प्रांत विधि बना सकता है। और 3 प्रकार की सूची को शामिल किया गया था, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम से ही 1937 में किया गया और गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान किया गया। अब म्यांमार जिसे बर्मा कहा जाता था उसे 1935 के अधिनियम के द्वारा ही 1937 में अलग किया गया और इस अधिनियम के द्वारा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिए और एक बार इस PDF को पढ़ के इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सारे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना लीजिए, तो ये टॉपिक पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।